जय हिंद स्टूडेंट, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, ये साइंस की 6th क्लास की एनसीईआरटी हम लोग जो है वो कवर अप करेंगे। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको पेन और पेपर लेकर जो है बैठना है और सिर्फ मेरी बातों को सुनना है। और जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, उसको आपको नोट डाउन करना है। बाकी हम जो है वो इसके बाद जो है वो मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल पर। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन करना है, आप इस नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये लिख लो, ये नंबर कहाँ पे आया ये? यहाँ पर देखो, दिख रहा है आपको? 9713282838। ये इस नंबर पर जो है वो आप व्हाट्सएप जो है वो कर दीजिएगा, 9713282838, कि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो आपको जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो रेगुलर बेसिस पर जो है वो आपको कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और अभी तो हम लोग यूपीएससी के लिए टॉप 500 टॉपिक्स पर जो है वो काम कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड पूरे पीडीएफ्स, नोट्स, डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये सब चीज का मटेरियल जो है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 9713282838, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब सुनो, तो हम ये चैप्टर्स जो है वो कवर अप करेंगे एक एक करके। ये किन लोगों के लिए चैप्टर्स हैं? 6th क्लास की एनसीईआरटी के बच्चों के लिए मतलब एनसीईआरटी की 6th क्लास जो है वो छोटे बच्चों के लिए, 6th क्लास की 6ठी क्लास के बच्चों के लिए ये चैप्टर्स हैं, जो कि आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बेस क्रिएट करती हैं। तो मैं आपको फटाफट ये पूरे चैप्टर को जो है वो फिनिश अप कराऊंगा। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ पूरी चीजें, वो आपको बहुत ध्यान से सुननी है। तो आराम से बैठ जाओ एक शांत एनवायरमेंट में, और जो भी चीज बोलते जाऊंगा उसको ध्यान से सुनते जाओ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, फूड भाई। खाने के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जिंदगी खत्म हो जाएगी अगर कुछ खाएंगे नहीं तो, है। और मुझ जैसा आदमी तो मतलब इतना मतलब फूडी है कि क्या बताएं। कि खाने का नाम सुनते ही सही अच्छी अच्छी डिश, यानी कि छोले भटूरे, आए हाय मुंह में पानी आ जाता है। क्या ही बोले, वाकई में आ गया। सो हमें ये जानना जरूरी है कि ये फूड जो है वो हम तक कैसे आता है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये फूड हम तक जो है वो प्राइमरी भाई सेक्टर है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, है ना। तो कैसे हमारे फूड का चेन काम करता है, तो फूड चेन के बारे में, एनवायरमेंट का टॉपिक है ये फूड चेन का, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी होगी ही, है ना। तो ये सब जो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक में बताया गया है। तो सबसे पहले फूड सोर्सेज को समझना जो है वो जरूरी है कि फूड के सोर्सेज जो है वो क्या होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक एनिमल बेस्ड और एक प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड का मतलब जो प्लांट से मिलता है खाना, एनिमल बेस्ड मतलब जो एनिमल से मिलता है लोगों को खाना। तो प्लांट से हम प्लांट की जड़ खाते हैं, स्टेम खाते हैं, लीव्स, पत्तियां तक बनाई जाती है ना, सब्जियां वगैरह होती हैं, हम लोग को देखने को मिलता है। फूल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बीज, इन सब चीजों का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए। आलू, टमाटर, हरा पत्ता, फूल, है ना। और वहां पे एनिमल से हमें मिल्क, एग, मीट, ये सब जो है वो मिलते हैं, जो हमारी डेली मील्स का हिस्सा जो है वो बने हुए हैं। तो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की अगर हम जो है वो चर्चा करें, देखो ये सब तो ये बहुत बेसिक सी जो है वो चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। प्लांट्स जो है के पार्ट्स यहाँ पर जो है वो दिए हुए हैं, देख सकते हो आप। अलग अलग एडिबल पार्ट्स हैं, ये पूरे के पूरे खाने वाले पार्ट्स हैं। प्लांट्स की तो हर चीज जो है वो खाई जा सकती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो बस और कुछ नहीं है। अब इसमें एक चीज है हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। तो ये टर्म्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। हर्बीवोर यानी कि वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स जो है वो खाते हैं, जैसे कि गाय और गोट्स। कार्निवोर मतलब वो एनिमल्स जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे कि टाइगर, लायन। ओमनीवोरस की अगर हम बात करें, तो ओमनीवोरस यानी कि वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो खाते हैं, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स जो दोनों खा रहे हैं, वेज नॉन वेज दोनों है, तो वो ओमनीवोरस हो गया, राइट। जैसे कि ह्यूमंस हुआ, इवन होता है भालू भी ओमनीवोरस होता है। अब फूड चेन का कंसेप्ट आपको जो है वो समझना जरूरी है, राइट। ये एक बहुत ही सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जो दिखाता है कि एनर्जी का फ्लो किस तरीके से होता है। तो फूड चेन जो है वो लिख लो, फूड चेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी के परस्पेक्टिव से। जैसे कि प्लांट से एनिमल्स तक का पूरा फूड चेन हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ एनर्जी प्लांट्स के पास जो है वो आती है सन से, है ना, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो फिर उसके बाद कंज्यूमर्स आते हैं, यानी कि एनिमल्स जो उस एनर्जी को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं।
फिर उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स जो है वो खाएंगे। तो ऐसे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, राइट। अच्छा, एक ट्रॉपिक, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। बेसिकली एनवायरमेंट में आगे चल के आप पढ़ोगे, तो जैसे कि एक ट्रॉपिक लेवल हुआ, मतलब कि एक प्लांट, प्लांट के पास जो है वो एनर्जी आई सन से। दूसरा ट्रॉपिक लेवल हुआ जैसे कि बकरी, बकरी ने जो है वो प्लांट को खा लिया। तीसरा ट्रॉपिक लेवल हुआ लायन, शेर, शेर ने जो है बकरी को खा लिया, ऐसे समझो, ठीक है। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक ट्रॉपिक लेवल से लेकर तीसरे ट्रॉपिक लेवल तक एनर्जी बढ़ेगी। तीसरा टॉपिक लेवल यानी कि लायन, शेर, है ना, कि प्लांट से लेकर शेर तक एनर्जी का फ्लो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सिंपल सी चीज, ये नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ, देखते हैं कौन इसका आंसर सही बताएगा। मैं आपको जनरली मतलब आंसर इसका वैसे दे दूं कि इसका फ्लो जो होगा वो डिक्रीज होगा, कम होगा, क्योंकि सबसे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वो प्लांट के पास होती है। फिर उसका सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होता है पहले ट्रॉपिक लेवल पर, फिर दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर उसका भी 10%। तो एनर्जी ट्रांसफर जो होती है वो कम होती है कंपेयर टू फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से, जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल है उसमें। समझे आप बात को? और यही है फूड चेन, ये आपको समझना जरूरी है। ऐसे ही एक फूड वेब भी होता है जो आने वाले समय में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम एनवायरमेंट और इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए रेलिवेंट है। तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से फूड चेन का कंसेप्ट आपको बस पता होना चाहिए। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें, तो अब एग्रीकल्चर, हालांकि तो देखो इस चैप्टर में डायरेक्टली जो है वो डिस्कस नहीं है एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि देखो ये फूड के बारे में बात की जा रही है, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स है उनके बारे में बात की जा रही है ना। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि एग्रीकल्चर के बारे में भी आपको बताना जरूरी है। अब देखो, जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न हुआ, इरिगेशन हुआ, फूड सिक्योरिटी हुआ, ये सब फूड प्रोडक्शन के बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो यूपीएससी के लिए बेसिकली मेनली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस चैप्टर को समझने के बाद हम हमें कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझना जरूरी है जो यूपीएससी सिलेबस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखो मेरा काम यहाँ पर ये नहीं कि 6th क्लास की एनसीईआरटी बैठ के आपको पढ़ाना कि भाई ये एडिबल खाने की चीजें प्लांट में कौन सी होती है, ओमनीवोरस क्या है, कार्निवोर क्या है, हर्बीवोर क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है बॉस। मेरा जो है वो ऑब्जेक्टिव है कि आपको उसमें से वो चीज रिलेट करना जो आप यूपीएससी में के लिए जो है वो पढ़ो। तो जैसे फूड चेन, फूड चेन आपके लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बोल दिया कि लिख लो अलग से फूड चेन, है ना। अब इसमें फूड सिक्योरिटी, नेशनल और ग्लोबल लेवल पर फूड सिक्योरिटी के मुद्दे, पॉलिसी और चैलेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपन को पढ़ना। अब ये जो टॉपिक आया है खाने से रिलेटेड टॉपिक है, तो आपको सिर्फ खाना नहीं देखना है, आपको ये देखना है हंगर क्राइसिस, कि भूख की प्रॉब्लम पूरे दुनिया भर में हो सकती है। तो इसलिए आपको साइंस को जो है वो रिलेट करना है सोशल इश्यूज से, सामाजिक मुद्दे से। ऐसे ही एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर हमें सस्टेनेबल बनाना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को और एनवायरमेंट पे उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है उस पर फोकस करना है। हालांकि अगर आप लोग लिख नहीं रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके लिए अलग से मैंने नोट्स जो है वो बना के तैयार करके रखे हुए हैं। जो चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड नोट्स आपको बिल्कुल एज इट इज मिल जाएंगे। तो आपको मेरी क्लास कवर करने के बाद टेलीग्राम के चैनल पे जाकर वो नोट्स पढ़ना शुरू करना है। क्लास देखो और उसके बाद फिर नोट्स जो है वो कवर करो। न्यूट्रिशन की जब बात होती है तो बैलेंस डाइट को समझना जरूरी है। कई बार लोगों में कई बार क्या, हमारा एक आज की डेट की सबसे बड़ा मुद्दा है माल न्यूट्रिशन, आपको शायद पता हो, है ना। कुपोषण का मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है, माल न्यूट्रिशन का मुद्दा हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो माल न्यूट्रिशन जो है वो काफी बड़ी समस्या है, काफी बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि आज की डेट में दुनिया जो है वो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है। यस, इंडिया में तो सबसे ज्यादा है। समझ रहे हो बात को? और एनवायरमेंट, फूड प्रोडक्शन और कंजम्पशन का एनवायरमेंट पे इंपैक्ट, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ये एक चैप्टर 1 के अंदर फूड की जो है बात की गई थी और हमने सीखा कि फूड के सोर्सेज जो है वो क्या है, जैसे प्लांट बेस्ड सोर्स, एनिमल बेस्ड सोर्स, ये पढ़ा ना हमने। किस तरीके किस तरह फूड चेन काम करता है उसका भी मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया, किस तरह एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। तो ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये बेसिक कंसेप्ट ना सिर्फ डेली लाइफ में हेल्पफुल है बल्कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत जरूरी है, ठीक है।
तो ये बस एक पहले चैप्टर के अंदर ये छोटी सी चीजें थी, इसमें मैंने आपको थोड़ी सी ज्यादा बातें फूड चेन वगैरह से रिलेटेड बता दी, बट इट्स ओके। जितनी ज्यादा नॉलेज लोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, कंपोनेंट ऑफ फूड है ना। अब छठी क्लास के बच्चों के लिए टॉपिक है, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उतनी ही चीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काम की है। इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखो, नोट्स रिवाइज करो जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, बस उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। और साथ ही साथ अब तो मैंने ये भी कर दिया है कि नोट्स के साथ ही साथ नोट्स के एंड में आपको 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेंगे, प्रीलिम्स बेस्ड। फिर आगे चल के मेंस बेस्ड क्वेश्चन भी देना शुरू करूंगा। अब सुनो, तो हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर मेन जो फोकस है वो है कार्बोहाइड्रेट्स का। यहां पर आप नीचे देख सकते हो, ये लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट। ये जो है वो मेन फोकस हम लोग को जो है वो इस चैप्टर का देखने को मिल रहा है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि बिना कार्ब्स के भी काम चल सकता है तो आप गलत है भाई। बिना कार्ब्स के, कई बार आपने फिल्म स्टार को सुना होगा कि आई एम ऑन लो कार्ब डाइट और नो कार्ब डाइट, ऐसे सुना है कई बार लोगों से कि मैं बिल्कुल कार्ब नहीं लेता। ऐसा भाई पॉसिबल नहीं है। अगर वो कार्ब नहीं लेंगे तो उनकी बॉडी की बैंड बच जाएगी। वो लेते हैं बट कंपैरेटिवली कम ले रहे हैं, है ना। वो बेसिकली बॉडी को जो है वो स्लिम करने के लिए होता है। तो कार्ब से ही हमारी बॉडी को वो एनर्जी मिलती है जिससे हम डेली एक्टिविटीज कर सकें। कार्ब्स का सोर्स क्या है? कहां से कार्ब्स मिलते हैं? गेहूं का अपन आटा खाते हैं ना, ग्रेन्स, रोटी। आपने सुना होगा कि काफी सारे लोग जो है वो रोटी खाना छोड़ देते हैं। फिल्म स्टार वगैरह रोटी वगैरह नहीं खाते, राइट। उनको अपनी बॉडी मेंटेन करनी होती है, तो बट वो दूसरे सोर्सेज से जो है वो अपना कंज्यूम कर लेते हैं। पूरा बैलेंस डाइट तो वो कंज्यूम करते हैं जो उनके डाइटिशियन उनको बताते हैं। तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मैं अपनी बात करूं, पतला होने के लिए साला मैंने कई बार जो है वो ऊट पटांग हरकतें करी, तो कुछ दिनों बाद जो है तबीयत ही खराब हो गई। होता है भाई, ऐसा होता है। तो कार्ब्स के सोर्स क्या है? ग्रेन्स हैं, पोटैटोज हैं, शुगर्स हैं। तो अगर आपकी डाइट में ये सब नहीं है तो आप एनर्जी के लिए स्ट्रगल करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम भूख के मारे हो रही है हालत खराब, क्योंकि भूख लगेगी ना बॉस तो कहीं काम में मन नहीं लगेगा। पेट भरा होना जरूरी है, सेटिस्फाइड होना जरूरी है, नहीं तो फिर पता लगे कंसंट्रेशन ही नहीं कर पाओ तो क्या मतलब। तो अभी हमने क्या सीखा? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं, पहला पॉइंट। नेक्स्ट हम फैट के बारे में बात करें। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद यहां पर फैट की बात हो रही है। तो फैट भी एनर्जी देने में हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा फैट मतलब स्टोर्ड एनर्जी, है ना। फैट बॉडी को इंसुलेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, गर्मी प्रोवाइड कराते हैं, जो आपको बॉडी मतलब आपकी जो बॉडी है, हमारी बॉडी है, उसको ठंडी और गर्मी से भी प्रोटेक्ट करती है। इंसुलेशन बोलते हैं इसको, कि इंसुलेशन इंसुलेशन का काम करते हैं, कि ना ज्यादा ठंडा होने देते हैं बॉडी को, ना ज्यादा गर्म होने देते हैं। और सोर्सेस क्या है फैट के? तेल हुआ, बटर हुआ, नट्स हुए। अगर आप अपनी डाइट में फैट्स को इग्नोर कर रहे हैं ना तो बॉडी को प्रॉपर इंसुलेशन नहीं मिलेगा। तो यहां पर की कंसेप्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं, फैट्स जो है वो स्टोर्ड एनर्जी होती हैं, और ये बेसिकली इंसुलेशन का भी काम करते हैं। समझिए आप। अब बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में? प्रोटीन्स के बारे में। नहीं, डेफिशिएंसी के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे प्रोटीन। ये है प्रोटीन। तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी टिश्यू की ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी होते हैं। हमारी बॉडी के जो टिश्यू है ना उसकी ग्रोथ और उसको रिपेयर करने के लिए जरूरी होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करे तो प्रोटीन्स की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन्स का सोर्स है दाल, दूध, मीट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी स्ट्रांग और हेल्दी बनाई रहे तो अपनी डाइट में प्रोटीन को इंक्लूड करना जरूरी है। अच्छा, ये सब चीजें आप क्यों पढ़ रहे हो? भाई आप एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, आने वाले समय में अधिकारी बनोगे, तो आपको भाई इन सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद लोग जो हैं उनको बहुत सारी समस्या से निकालना है। खाने पीने की समस्या, माल न्यूट्रिशन, हिडन हंगर, है ना। तो ये सब चीजें, इसलिए चैप्टर पढ़ रहे हो। लग रहा होगा कि थोड़ा सा बोरिंग, बट डोंट वरी, हम पढ़ेंगे इस तरीके से कि आपको एक ही बार बस पढ़ना है यार। एक बार लेक्चर देखना है, फिर नोट से रिवाइज करो जितनी बार हो सके उतनी बार।
समझ गया, प्रोटीन्स का भी काम, इसमें कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं विटामिन और मिनरल्स की। ये छूट गया, विटामिन और मिनरल्स यहां पर है, ये देखो। तो विटामिन और मिनरल्स ये कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते हैं, छोटे अमाउंट में, लेकिन इनका काम काफी बड़ा होता है। हर एक विटामिन और मिनरल अपने स्पेसिफिक काम को करता है। जैसे कि अगर आपको विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी। और ये देखना आप, स्टेट पीएससी में और यूपीएससी में ऐसे चूज द करेक्ट पेयर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं कि एक तरफ लिखा रहता है विटामिन डेफिशिएंसी और एक तरफ जो है वो लिखा रहता है कि उससे क्या होगा, क्या कौन सी बीमारी होगी। तो इसलिए ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने जरूरी है। तो विटामिन और मिनरल्स का सोर्स बहुत वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक विटामिन या मिनरल। तो ये कंपोनेंट भी जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए। तो अब बात करते हैं डाइटरी फाइबर के बारे में। तो ये समझ में आ गया ना आपको, विटामिन जो है वो हम लोग को जो है वो देखने को, प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी जो है वो कहते हैं, आपको पता ही होगा, लोग बोलते हैं ना जिम जाने वाले, प्रोटीन ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है, बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना। तो इसकी लिस्ट जो है वो बना लेना, वैसे जरूरत नहीं है, आगे चल के मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा, अभी के लिए सिर्फ सुन लो। फाइबर्स, फाइबर की जो है बात करें, चर्चा करें, तो देखो यार, डाइटरी फाइबर हम लोग कहते हैं ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन जो है वो स्मूथ रहे तो फाइबर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फाइबर्स किस लिए हेल्प कर रहा है? डाइजेशन के लिए। तो इसको जब जब मैं समझा रहा हूं तो आपके दिमाग में चूज द करेक्ट पेयर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन वाले कंसेप्ट चालू रहने चाहिए, है ना। कि अगर क्वेश्चन आ रहा है कि फाइबर किससे रिलेटेड, तुरंत क्लिक होना चाहिए कि भाई ये तो हमारी बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करेगा। समझ रहे हो? तो फाइबर्स का सोर्स है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, अनाज। तो यही चीजें अगर आप इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपका डाइजेशन है वो बेटर होगा फाइबर के थ्रू। अब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट में आगे चल के इंप्लीमेंट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बैलेंस डाइट वो होती है जो सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को राइट प्रपोर्शन में इंक्लूड करती है। यस। जब आप अपनी डाइट को बैलेंस करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इसीलिए तो आज की डेट में फूड फोर्टिफिकेशन पर काम हो रहा है। सरकार जो है वो चाह रही है कि सभी को जो है वो न्यूट्रिशियस डाइट, बैलेंस डाइट जो है वो मिले, है ना। आज की डेट में लोगों को बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रही है, इसलिए लोग बहुत सारी कुपोषण की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहे हैं। अलग अलग टाइप की डेफिशिएंसी लोगों में नजर आ रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो ये चीज है। तो ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बैलेंस डाइट। और अब एक सीरियस इशू के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन। देखो लिखा है ना, डेफिशिएंसी डिजीज। अब देखो इसमें, देखो ये वाला जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, टाइप 2 वाला, विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन। तो ये पूरी जितनी भी चीजें हैं ना, ये मैं जो है वो आपको यहां पर दे दूंगा। क्या बोलते हैं आपके नोट्स, इसमें एनसीईआरटी के नोट्स में जो है ये वाला चार्ट मैं आपको दे दूंगा। मैं ये वाला चार्ट अभी के अभी आपके सामने ही जो है वो निकाल लेता हूं, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। आपकी एनसीईआरटी के नोट्स में सबसे आखिरी में जो है आप देखेंगे तो ये वाले चार्ट जो है वो आपके टेलीग्राम के चैनल पर, जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा ना, उसमें आपको ये वाला चार्ट मिल जाएगा। ठीक है। देखो, एक ही जगह पर पूरी चीज है कि विटामिन ए की अगर कमी हो रही है तो आप देखो ध्यान से इस चार्ट को। अगर किसी को कम दिखाई दे रहा है, आंखों में परेशानी है, तो उसको बोलो कि भाई विटामिन ए लेना शुरू करो। देखो ये एक नॉलेजेबल पर्सन की क्वालिटी होती है ना। ठीक है। तो आंखों की समस्या मतलब विटामिन है। बेरी 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 मतलब मसल्स वीक हो रहे हैं, बहुत कम एनर्जी रह रही है, यानी कि लोग बिल्कुल सुस्त जो पड़े रहते हैं ना, उनको बोला कर भाई बेटा विटामिन बी 1 ले, एक्टिव रहे। ऐसे ही हम बात करें अगर किसी के गम्स जो होते हैं दांत के ऊपर, वो अगर आपको लाल लाल जो है वो दिखाई दे रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही, तो उसको बोलो कि विटामिन सी लेना शुरू करो भाई। नींबू चाटो, ऑरेंज खाओ। किसी की बोन बहुत सॉफ्ट है और बेंड हो गई है, राइट, यानी कि कमजोर है, रिकेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, विटामिन डी। तो विटामिन डी तो बोन से रिलेटेड, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम जो होती है वो भी बोन से रिलेटेड हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। आयोडीन की बात करें तो गोइटर, आयोडीन की बात करें तो ये बेसिकली नेक स्वेल जो है वो हो जाता है, जो गला जो होता है वो स्वेल हो जाता है। फिर एनीमिया, एनीमिया होता है आयरन की कमी के कारण, राइट, जिसमें वीकनेस जो है वो आने लगती है। तो ये चार्ट आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी है। और आपने अगर ये चार्ट अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे जरूरत नहीं, मैंने आपको नोट्स में दे दिया है, बाद में जो है वो लिख लेना। तो अब देखो, बहुत ध्यान से चीजों को जो है वो सुनो। तो माल न्यूट्रिशन के लिए आप जो है वो ध्यान में रखिए, ये पोषण अभियान के बारे में लिख लेना, पोषण अभियान। तो इसको खत्म करने के लिए सरकार जो है वो काफी काम जो है वो कर रही है, और आगे चल के आपको भी इन्हीं सब चीजों पे काम करना है। तो ये हमने जो है वो डिस्कस किया फूड के कंपोनेंट्स के बारे में कुछ, और अब इसके रेलिवेंस को समझते हैं यूपीएससी के लिए, वो भी मैंने आपको हालांकि समझा ही दिया है। तो ये चैप्टर जो है वो डायरेक्टली फूड कंपोनेंट्स के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वैसे तो, लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक हेल्थ, सोशल डेवलपमेंट और फूड सिक्योरिटी के टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण अभियान मैंने आपको बताया, ये विटामिन का चार्ट जो मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो बस इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी जो है वो फिनिश हो जाता है, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो फाइबर टू फैब्रिक, ये कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर है, जिसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक। तो ये टॉपिक गाइज ना सिर्फ मतलब यूपीएससी प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिए भी काफी यूजफुल है। इसमें क्या चीज यूजफुल है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि फाइबर टू फैब्रिक का मतलब क्या होता है। फाइबर जो कि पतले पतले धागे, राइट, उन्हें हम यूज करते हैं कपड़े बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए, है ना। और ये जो रॉ मटेरियल है, इसे मतलब इसकी एक जर्नी होती है, जिसमें जो जो फाइबर्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो ये आप धागे आप कह सकते हो, इसको पहले यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर उसे मतलब उस यान को, YARN, यान को फैब्रिक यानी कि कपड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो फाइबर्स गाइस दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। यहां पर ये वाली बात आपको समझना जरूरी है जो यहां पर लिखी भी हुई है। आप सिर्फ सुनो मेरी बात। देखो, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो एक होते हैं प्लांट बेस्ड और दूसरे होते हैं एनिमल बेस्ड, है ना। मैंने आपको बताया दो प्रकार के फाइबर्स हैं, एक नेचुरल एक सिंथेटिक। अब प्लांट बेस्ड फाइबर जैसे कि कॉटन हुआ, जूट हुआ, फ्लैक्स हुआ, ये सब प्लांट से मिलते हैं। एनिमल बेस्ड फाइबर जैसे कि वूल हुआ, ऊन हुआ, शीप से निकलती है ना, भेड़ों से, और सिल्क हुआ, सिल्क वॉर्म आपको पता होगा, तो ये एनिमल से निकलते हैं। अब ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर होते हैं, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए होते हैं, जैसे कि रेयन, नायलन, नायलन आपने सुना होगा, नायलन की रस्सी बोलते हैं ना हम लोग, पॉलिस्टर, एक्रेलिक। तो ये पूरी चीजें जो होती हैं वो सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में आती हैं। अब बात करते हैं यार्न की, है ना। यार्न गाइस एक बहुत ही लंबा कंटिन्यूअस धागा होता है, बहुत लंबा धागा, है ना, जो बेसिकली फाइबर्स को इंटरलॉक करके बनाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे धागों को जो है वो चिपकाकर एक आप कह सकते हो कि बड़ी सी रस्सी जो है बनाई जाती है। और इस यान का उपयोग हम स्वेटर बुनने के लिए करते हैं, है ना, निटिंग के लिए करते हैं, सुइंग के लिए करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कपड़े की मशीन जो होती है उसमें जो है वो इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ये चीज है। फैब्रिक मतलब क्या है? फैब्रिक मतलब कपड़ा जो हम जो है वो पहनते हैं, है ना। बस यही चीज है। और ये सब होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है, निटिंग होती है। स्पिनिंग की बात करें तो ये प्रोसेस है जिसमें फाइबर्स को ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है। तो यार्न बनाने के लिए स्पिनिंग होती है। वीविंग जो होती है, इसमें दो प्रकार के यार्न्स को राइट एंगल्स पर इंटरप्लेस किया जाता है ताकि कपड़ा बन सके। जैसे आपने देखा होगा कि लोग स्वेटर बुनते हैं, वो वीविंग है ना, बुनना। निटिंग भी यही होती है। निटिंग इस प्रोसेस में एक सिंगल यार्न जो होता है, एक थ्रेड जो होता है, उसको इंटरलूप करके फैब्रिक बनाया जाता है, वो स्वेटर बेसिकली निटिंग की कैटेगरी में आ जाता है। तो यही चीजें, तीन चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइबर टू फैब्रिक के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आप इससे ब्रॉडर टॉपिक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडिया की इकोनॉमी में काफी बड़ा रोल है, जैसे कि करंट अफेयर्स में हमने देखा हुआ है कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के बाद किसी अगर सेक्टर में है तो वो है टेक्सटाइल सेक्टर में। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। कॉटन प्रोडक्शन, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनके लिए ये इंडस्ट्री जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ज्योग्राफी की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अलग अलग फाइबर्स की कल्टीवेशन को समझना जरूरी है। जैसे कि कॉटन जो है, कपास जो है, वो किस क्लाइमेट में जो है वो उगता है, कौन सी सॉइल पे उगता है, ब्लैक सॉइल जैसे, है ना, उसको कितने पानी की आवश्यकता है, ये पूरी चीज आपको पता होनी चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री डेज जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, है ना, और पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, ज्योग्राफी वाले पूरे चैप्टर्स हमने फिनिश किए हुए हैं। तो अगर इंडिया में हिस्ट्री की अगर बात करें तो टेक्सटाइल जो है वो बहुत पुरानी है।
ये वाला सेक्टर हमारे ट्रेडिशनल वीविंग टेक्निक्स और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट भी इसी टॉपिक से जो है वो जुड़ा हुआ है, इंटर रिलेटेड है। तो ये एक ओवरव्यू था फाइबर टू फैब्रिक का। हमने ये सीखा कि कैसे रॉ फाइबर्स को फैब्रिक जो है वो बनाया जाता है। बस आपको इसकी प्रोसेस में स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, जिसके नोट्स मैंने आपको जो है वो दे दिए हैं। ये देखो प्लांट फाइबर्स हुए, जैसे कॉटन हुआ, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में गिनिंग आपको जो है वो दिखाई दे रहा है। गिनिंग जो होता है, ये प्रोसेस होती है, राइट, कॉटन के लिए उपयोग में जो है वो की जाती है। फ्रूट जो होता है, कॉटन बॉल जो होता है, उससे जो है वो कॉटन जो है बनाया जाता है गिनिंग की प्रोसेस के थ्रू, जैसे आप देख सकते हैं। ऐसी जूट होता है। देखो ये यार्न आपको एक फोटो में 3.9 वाले फिगर में देखो, एक बंदा जो है वो पकड़ा हुआ है एक थ्रेड को, एक रस्सी को, ये यार्न है ना। तो ये चीज देखिए आप, ये गांधी जी का चरखा भी आपको जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर हैंडलूम की प्रोसेस आपको यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, निटिंग, यानी कि निटिंग हो, ये स्वेटर बुनने वाली प्रोसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, बस और कुछ नहीं था इसमें। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो देखो यार, यूपीएससी के सिलेबस में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है ये वाला चैप्टर। अब देखो इसमें हालांकि ज्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल्स को सॉर्ट करना, राइट। जैसे काफी सारे मटेरियल एक जगह पर है, उसको आप जो है वो सेपरेट कर रहे हो। अच्छा, इसका टॉपिक जो है वो आप किसमें यूज कर सकते हो, जैसे कि माइनिंग एक्टिविटी होती है। हम किसी भी चीज को निकालते हैं अगर धरती के नीचे से, तो वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में तो होती नहीं है, इम्प्योर फॉर्म में होती है। तो उसको हम लोग जो है वो सेपरेट करते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज, और उसको प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं। बस वो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, सॉर्टिंग का। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मटेरियल्स को हम लोग सॉर्ट क्यों करते हैं। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट को सॉर्ट हम जब करते हैं, तो हमें उन्हें जल्दी से ढूंढना और उसे यूज करना आसान हो जाता है। भाई फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है वो एक बक्सा है, और उस बक्से के अंदर पेन है, पेंसिल है, शार्पनर है, रबर है, राइट। हर चीज एक जगह पर जो है वो हौश पौश करके रखी हुई है। अब आपको जल्दी से जो है वो एक वो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पिन चाहिए, राइट, बुलेटिन में लगाने के लिए, और वो भी उसी के अंदर है। तो आपको कितनी तकलीफ जाएगी उसको ढूंढने में। बट वहीं अगर आपने सॉर्ट करके रखा होगा टेबल में कि भाई इस जगह पर पिन रखी हुई है, इस जगह पर पेन रखा हुआ है, इस जगह पर रबर रखी है, इस जगह पर स्केल रखी हुई है, तो जब आपको जिस चीज की जरूरत होगी आप उस चीज का उपयोग तुरंत कर लोगे। तो इसलिए सॉर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ ऑल्सो। तो ये तो छोटे बच्चों को सिखाया गया है कि भाई अपने आप को मैनेज करो, इसके लिए ये चैप्टर था ये सॉर्टिंग वाला, कि मटेरियल को जो है वो सॉर्ट करके रखो। बट अब हम बात करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करने के लिए। इसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अपीरियंस, जैसे कि कोई चीज शाइन कर रही है, लस्टर है, उसका कलर है, टेक्सचर है, उसको हम लोग अलग रखते हैं, है ना। हार्डनेस, मतलब कि कितना इजीली ये स्क्रैच हो सकता है। अगर कोई सॉफ्ट प्रोडक्ट है तो उसको एक अलग लोकेशन पर रखा जाएगा जिससे कि वो डैमेज ना हो जाए। सॉल्युबिलिटी, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि पानी में मिलकर जो है वो खराब हो सकते हैं, तो उसको हम लोग अलग रखते हैं, है ना। ट्रांसपेरेंसी, क्या लाइट इसके थ्रू पास हो रही है कि नहीं हो रही। इसमें तीन चीज होती हैं, आपने पढ़ी होगी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक, है ना। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं इन तीनों की डेफिनेशन जो है वो क्या है। ठीक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज समझने के बाद सॉर्टिंग का रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि हम डेली लाइफ में अपने कपड़े, ग्रोसरीज, वेस्ट मटेरियल को सॉर्ट करते हैं भाई। डस्टबिन में जो है वो कचरा हम लोग फेंकते हैं फेंकने के लिए। तो ये बच्चों को सिखाने के लिए चैप्टर है और कुछ नहीं है। ठीक है, वुड, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ये सब क्या होता है ये आपको ऑलरेडी जो है पता है। तो ये चैप्टर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को भी ब्रीफली जो है वो इंट्रोड्यूस करता है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, बस फालतू चैप्टर है, स्किप करने वाला। काफी सारी जो हार्डनेस है, कुछ हार्ड मटेरियल होते हैं, कुछ सॉफ्ट मटेरियल होते हैं, तो ये बच्चों को समझाने के लिए ये टॉपिक है। देखो ट्रांसपेरेंसी में ये तीन चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर नीचे फिगर देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ओपेक है, और कौन सा ट्रांसलूसेंट है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर, छोटा सा ही चैप्टर था। अब एक और चीज है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ये भी उसी टॉपिक से जो है वो जुड़ा हुआ है। कोई भी मिक्सचर होता है उसको हम लोग को जो है वो सेपरेट करना है ना। तो उससे जुड़ा ये टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंस को समझते हैं। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर मतलब वो सब्सटेंस होते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिलकर बनते हैं, पर ये केमिकली बॉन्ड नहीं होते, है ना। जैसे कि सैंड, वाटर, या सॉल्ट या पेपर, इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। यस, आप नमक को पानी से जो है वो निकाल सकते हो इजीली, यस, एवापोरेशन के थ्रू निकाल सकते हो, है कि नहीं। ये बहुत कॉमन चीज है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब प्योर सब्सटेंस वो होते हैं
जिनके पास एक यूनिफॉर्म और डेफिनाइट कंपोजिशन होता है, जैसे कि प्योर वाटर, प्योर गोल्ड, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। हमें सेपरेशन की जरूरत जो है वो क्यों पड़ती है? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई माइनिंग हो रही है तो उससे हम लोग को आपने कोई फॉर एग्जांपल गोल्ड निकाला, तो गोल्ड प्योर फॉर्म में तो आ नहीं रहा है, उसके साथ काफी सारे दूसरे भी एलिमेंट्स, कंपोनेंट जो है वो उसके साथ अटैच्ड होंगे, तो उसको हमें सेपरेट करना है। तो इम्प्योरिटीज या अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए सेपरेशन की जरूरत होती है। किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को यूजफुल बनाने के लिए उसका प्योर होना जरूरी है। सब्सटेंस की क्वालिटी जो है वो सेपरेट करने से इंप्रूव होती है। तो अलग अलग तरीके के सेपरेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसमें हैंड पिकिंग होता है, थ्रेशिंग होता है, विनोइंग होता है, सीविंग होता है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है। तो इसमें आप जो है वो देखो, जैसे यहाँ पर हैंड पिकिंग लिखा है कि आपने हाथ से जो है वो चीजों को सेपरेट कर दिया, जो घर में हम लोग अक्सर जो है वो करते हैं, राइट, हाथ से जो है वो चीजों को सेपरेट करते हैं, तो उसको हैंड पिकिंग जो है वो कहते हैं हम लोग, है ना। अब थ्रेशिंग की बात करें तो इसमें हम ग्रेन्स को, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भूसा होता है ना, गेहूं में जो भूसे लगे रहते हैं, तो उस बीज को जो है वो हम लोग अलग करते हैं, तो उसको थ्रेशिंग जो है वो कहा जाता है। गेहूं हुआ, चावल हुआ, उसका जो भूसा होता है, स्टॉक्स जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं, उसको अलग जो है वो किया जाता है। यूजुअली इसको मार कर या ठोक ठोक कर जो है वो अलग किया जाता है। देखा होगा आपने कई बार, इस फोटो में भी जो है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थ्रेशिंग देखो आप, फिगर 5.4 में थ्रेशिंग आपको जो है वो दिख रही है। एक व्यक्ति जो है वो बीज को जो है वो सेपरेट कर रहा है ठोक ठोक के। ऐसे ही विनोइंग होती है, इसमें हम लोग हवा का उपयोग जो है वो करते हैं, लाइटर कंपोनेंट जो है वो जिससे हट जाए, है ना। घर पे भी इसका उपयोग जो है वो कई बार किया जाता है, खाने के आइटम्स में विनोइंग, या हम फूक मार के जो है वो चीज़ों को, लाइट चीज़ों को अलग कर देते हैं, काम की चीज़ जो है वो रख लेते हैं। ऐसे ही सीविंग होता है। इस मेथड में हम एक जाली का उपयोग जो है वो करते हैं, जिससे कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाए, जैसे कि रेत हुई, गिट्टी हुई, है ना, गिट्टी और रेत को अलग करना है, तो ये चीज़ जो है वो की जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं गाइस, ये थोड़ी सी जो है वो टर्म्स जो है वो ध्यान में रखने वाले हैं, और कुछ नहीं। वैसे तो ये आजकल जो है पूछते नहीं है, बट फिर भी आपको जो है वो थोड़ा, जैसे डीकैंटेशन जो है वो पूछ लिया जाए तो आपको जो है वो इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई क्या है ये, है ना। सेडिमेंटेशन, डीकैंटेशन, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हैवियर पार्टिकल्स को सेटल होने देते हैं। सेटल होना मतलब सेडिमेंटेशन। और फिर क्लियर लिक्विड को अलग करते हैं। जो क्लियर लिक्विड है उसको अलग जब किया जाता है ना, तो उसको डीकैंटेशन बोलते हैं। अब अचानक से डीकैंटेशन, सेडिमेंटेशन तो सब लोग को पता है, बट डीकैंटेशन टर्म अगर अचानक से दिमाग में फेंक दिया जाए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, बस टर्म्स को ध्यान में रखना है ना। तो ये मेथड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए यूज होता है। फिल्ट्रेशन की बात करें, फिल्ट्रेशन में हम पेपर या क्लोथ का जो है वो उपयोग जो है वो करते हैं, है ना, फिल्टर करने के लिए किसी भी चीज को। जैसे कई बार घरों में पानी को जो है वो फिल्टर किया जाता है ना, इसी चीज के थ्रू। तो ये डिकेंटेशन से ज्यादा इफेक्टिव होता है। जब पार्टिकल जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं तो हम कपड़े का उपयोग जो है वो कर देते हैं, जिससे कि वो छोटे पार्टिकल जो है वो रुक जाए। छोटे छोटे मिट्टी, कंकड़, पत्थर जो होते हैं ना, पत्थर तो बहुत बड़ा हो गया। फिर ऐसी इवेपोरेशन होता है। इस मेथड में हम सोल्यूशन को हीट करते हैं ताकि लिक्विड इवेपोरेट हो जाए और डिजॉल्व सॉलिड वो बचा रहे, जैसे कि सॉल्ट को सी वाटर से सेपरेट करना है इवेपोरेशन के लिए। कंडेंसेशन, इस प्रोसेस में वाटर वेपर को लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करते हैं, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस में काम आता है। ऐसी डिस्टिलेशन लिक्विड को करते हैं ताकि वो वेपराइज हो जाए, और फिर वेपर को कूल करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, है ना। तो ये अलग अलग प्रोसेस होती है सेपरेशन की। इसमें सिर्फ आपको टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से तो आपको ये पूरे टर्म्स पता ही होंगे, सिर्फ आपको सुनने की देरी थी। ये कंडेंसेशन हो गया, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, सैचुरेशन जो है वो किस चीज को बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है ना, कि कोई भी चीज, जैसे हमने नमक डाला एक पानी में, और एक टाइम के बाद वो नमक जो है वो घुलेगा ही नहीं, मतलब वो सैचुरेशन की स्टेट में आ गया है, यानी कि अब वो उससे ज्यादा नमक को घोल ही नहीं सकता अपने पास, इसलिए वो नीचे नमक जो है वो कई बार जमा रहता है। तो अब देखो यूपीएससी के लिए इस चैप्टर का रिलीवेंट जो है वो क्या है। तो देखो, यूपीएससी में डायरेक्टली ये मेथड्स हालांकि नहीं पूछते, स्टेट पीएससी फिर भी कई बार पूछ लेती है, लेकिन इनके प्रिंसिपल्स काफी यूजफुल होते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, है ना। जैसे इंडस्ट्रीज में सेपरेशन टेक्निक का उपयोग, माइनिंग में, इवन फार्मास्यूटिकल्स में, पानी को प्यूरिफाई करने की इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो आपको ये बेसिक कंसेप्ट बस पता होना चाहिए। इवन एनवायरमेंट साइंस की बात करें हम लोग, तो वाटर प्यूरिफिकेशन, एयर फिल्ट्रेशन, वेस्ट मैनेजमेंट भी सेपरेशन टेक्निक के ऊपर डिपेंडेंट है। इसलिए ये टॉपिक यूपीएससी के सिलेबस में कवर किए जाते हैं। और
सेपरेशन मेथड्स को केमिकल एनालिसिस में भी यूज किया जाता है जब आप इन मेथड्स को समझते हैं, राइट। तो आप केमिकल रिसर्च में भी काफी जो है वो आगे जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप जो है वो आप यूपीएससी क्रैक करोगे, आईएएस में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स मिल सकते हैं। क्वाइट पॉसिबल कि आप कोई केमिकल टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो है वो हेड बन जाए, राइट। तो ये सब बहुत बेसिक फैक्ट्स इसलिए आपको सिखाए जाते हैं। नई सेपरेशन टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो रही है, जो नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसी फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में काफ़ी यूजफुल रहती हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमने सेपरेशन टेक्निक के बारे में जो है वो सीखा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। होपफुली चीज़ें जो है वो आपको तरीके से समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये इसका मुंह जो है वो कैसा बना हुआ है भाई, इसकी नाक को क्या होगा बेचारे की। एनसीईआरटी भी यार, मतलब अब ठीक है, छठी क्लास के बच्चे की किताब है, कॉमेडी तो जरूरी होनी चाहिए। अरे ये क्या हो गया यार, एक मिनट एक मिनट। हाँ, ऑल गुड। चलिए, तो हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, जिसमें हम जो है वो बात करेंगे चेंजेस अराउंड अस के बारे में। तो इस चैप्टर में साइंस के कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं बहुत सिंपल तरीके से, जो यूपीएससी के लिए तो बिल्कुल भी डायरेक्ट है ही नहीं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है वो आगे चल के एडवांस टॉपिक को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हैं। और ये बात जिंदगी की भी सत्य है कि कोई भी मतलब हर चीज बदलती है, कोई भी चीज एक समान जो है वो नहीं रहती। आज की डेट में क्या पता जो आपके साथ है, बड़ी घनिष्ठ मित्रता निभा रहे हैं, आज से कुछ सालों के बाद वो आपको देखना ना पसंद करें या आप उनको देखना ना पसंद करें, ये भी हो सकता है। तो टाइम चेंजेस एवरीथिंग। किसी का बोलते हैं ना कि जख्म भी जो होता है वो भी समय के साथ भर ही जाता है तो ये वही कहानी है कि हर चीज चेंज हो रही है भाई, रिश्ता तक चेंज हो जाता है। जो लोग कस्में वादे खाते हैं कि भाई कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, साथ रहेंगे जीते मरते तक, बट कुछ सालों में उनके इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, इंसान ही बदल जाता है। बस एनीवेज, बट यू गाइस आर ब्यूरोक्रेट्स, आपको इन सब चीजों के चक्कर में पड़ना नहीं है, बिकॉज आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, वो भी मेरे साथ, कि चेंजेस अराउंड अस, की हर चीज बदलती है। तो कभी भी किसी पे भरोसा मत करना, तुम्हारा कितना भी खास साथी तुमसे बोले कि टेंशन मत ले, जिंदगी भर तक मैं तेरे साथ हूं, तो अंदर ही अंदर मुस्कुराना, क्योंकि उसके लिए इमोशंस है भाई। बट आप लोग को पता है कि रियलिटी क्या होती है, कि कोई साथ जो है वो नहीं रहता, सिर्फ पेरेंट्स के। चलो, आगे की जो है वो चर्चा करेंगे। इसी आगे क्या मतलब, इस चैप्टर को जो है वो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया, यूपीएससी के लिए बिल्कुल भी काम के नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो भी चीज हो रही है हमारे आसपास वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। कुछ चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं, जैसे कि पेपर का जलना, आपने आग लगाई तुरंत पेपर जल गया। और कुछ चेंजेस बहुत धीरे धीरे होते हैं, जैसे कि लोहे का जंग लगना। मतलब चेंज जो है इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, बदलाव तो होगा भैया, चाहे वो जल्दी हो चाहे वो देर से हो। कोई जल्दी अपनी औकात दिखाएगा, कोई देर से दिखाएगा। अब सुनो, अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस की, जो कि मेनली इस टॉपिक के अंदर समझना है आपको। अरे तो चैप्टर ही खत्म हो गया भाई, 2 पेजेस का चैप्टर है क्या बस। हेलो, एक मिनट रुकना यार। चेंजेस अराउंड अस छोड़ो, बाहर में जान दो। मैं आपको बताता हूँ इसमें मेन आपके लिए क्या काम किया। एक होता है रिवर्सिबल चेंज, एक होता है इरिवर्सिबल चेंज। हम बात करते हैं रिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस की। रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जो हम वापस ओरिजिनल स्टेट में ला सकें, नाम से हमने रिवर्स कर दिया। जैसे कि आइस का मेल्ट होना, आइस मेल्ट हो गई, पानी बन गया, हम उसको दोबारा से फ्रीजर में डालकर बर्फ बना सकते हैं। लेकिन इरिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जो एक बार हो जाने के बाद वापस नहीं आ सकते। मतलब दुख और गम इतना दे दिया है तुमने कि बेटा एक बार जिंदगी से निकल गए हो तो यहां से एग्जिट है, बट री एंट्री नहीं है। हमारे पास आए आए हो तो अगर हमारे साथ रहोगे तो वेल एंड गुड, और हमसे दूर जाओगे तो एंट्री क्लोज बेटा। तो ये होता है इरिवर्सिबल चेंज, जो हर एक ब्यूरोक्रेट के माइंड में रहता है कि हमसे एक बार दगा करके देखो बेटा, जिंदगी भर तुम्हें आसपास भटकने नहीं देंगे, परछाई तक नहीं पड़ेगी हमारी तुम्हारे ऊपर, या तुम्हारी हमारे ऊपर परछाई भी नहीं हो आ पाएगी, इतना दूर होंगे।
क्या मैं फिलोसफिकल हो गया होंगे ज्यादा? चलो एनीवेज, अब टॉपिक ही ऐसे बच्चों वाले आ रहे हैं तो क्या करें भाई, थोड़ी बहुत मस्ती तो जरूरी है, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। अब सुनो, अब लकड़ी आपने जला दी, है ना, लकड़ी जल गई पूरी। अब मैं आपको राख दे देता हूं और बोलता हूँ लकड़ी बना दो तो इट इज नॉट पॉसिबल ना, तो दैट इज इरिवर्सिबल चेंज, है ना। तो एक बार जल जाने के बाद वैसा नहीं हो सकता। तो एक बार तुम हमें जलाओगे ना बेटा, तो दूसरी बार जो है वो हमसे प्रेम की आस रख मत लेना, नहीं तो तुम्हारी आस पे लात मारेंगे तो अगला कंसेप्ट है फिजिकल और केमिकल चेंज। लिखने की जरूरत नहीं है, सब चीज आपको नोट्स में मिल जाएंगी काम वाली। फिजिकल चेंज में सिर्फ अपीरियंस या स्टेट चेंज होता है, लेकिन कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे पेपर को आपने जो है वो फाड़ दिया, जो एक फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज ऐसा होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है। जैसे कि आपने कैंडल को जलाया, जब कैंडल जलती है ना तो वैक्स मेल्ट होती है और नया सब्सटेंस बन जाता है, वो नीचे पड़ी हुई अलग टाइप की वैक्स बन जाती है, उसका शेप चेंज हो जाता है, नया सब्सटेंस बन गया। फिर इसके अलावा तो ये चेंजेस जो है वो कैसे होते हैं, तो ये चेंजेस जो है गाइस कई चीजों से हो सकते हैं। जैसे कि हीटिंग, कूलिंग, सब्सटेंस को मिक्स करना या फोर्स अप्लाई करना। जैसे अगर हम आइस को जो है वो हीट करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो हमने क्या किया, हमने एक फोर्स अप्लाई किया ना, हीट। अगर हम ठंडा करेंगे तो वापस आइस बन जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। जब कोई मटेरियल जो है वो हीट होता है तो वो एक्सपेंड करता है, तो ये फैक्ट आपको ऑलरेडी पता होगा। कोई भी मटेरियल अगर गर्म होगा तो वो बड़ा होगा, उसका साइज जो है वो बढ़ता है। और जब कोई मटेरियल जो है वो ठंडा होता है तो वो सिकुड़ता है। ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में कई बार स्टेटमेंट वाइज आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, मेरी थोड़ी सी बकवास बातें आपने सीखी राइट, जो आपको लाइफ में काम करेंगी। यही बकवास बातें जो होती हैं वो इंसान को आगे ले जाती हैं। तो यूपीएससी के लिए ये बेसिक कंसेप्ट थोड़े से जरूरी हैं, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, है ना। तो ये चीज हमने जो है वो इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज ये देखी और जिंदगी की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है वो उस चीज को पढ़ा। इसी के साथ ये छोटू सा टिंगू सा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है प्लांट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए, तो देखो यार, हम बात करेंगे गेटिंग टू नो प्लांट्स के बारे में, ये चैप्टर 7। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स को क्लासिफाई करने की, यानी कि प्लांट्स को किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। हर्ब्स, शर्ब्स और ट्री। हर्ब्स मतलब बहुत ही छोटे प्लांट्स जिनको हम हर्ब्स बोलते हैं, ये टर्म्स ध्यान में रखना है। जिनमें सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है, यानी कि छोटी छोटी कलियां वाले प्लांट नहीं होते बिल्कुल चिंगू चिंगू से, तो वो जो होते हैं वो हर्ब्स होते हैं। फिर जो जो थोड़े से बड़े होते हैं वो शर्ब्स होते हैं, है ना। इनका साइज मीडियम होता है और इनकी स्टेम्स जो है वो वुडी होती हैं, थोड़ी लकड़ी की इनकी स्टेम्स होती हैं। शर्ब्स की ब्रांचेस बेस के पास से जो है वो निकलती हैं। अब ट्रीज तो भाई विशाल पेड़, तो ये बस तीन कैटेगरी है, हर्ब्स, शर्ब्स और पेड़, ट्री। बस ये कैटेगरी आपको जो है पहले तो समझनी थी। सबसे पहले तो ये जो मैंने आपको बताया, देख ही रहे हो आप स्क्रीन पर भी, आपको यहां पर जो है वो दिखाई दे रहा है डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब दूसरा, प्लांट के हमने ये देख लिया, हर्ब, शर्ब और ट्री के आधार पर उसको क्लासिफाई किया जाता है। अब देखो, अब प्लांट्स के पार्ट्स की बात करेंगे। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है क्योंकि हर पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है ना। रूट यानी कि जड़, आइए इस पर बात करते हैं हम लोग। रूट कहाँ गया भाई अपना हमारा, ये है ऊपर रूट। नहीं, ये तो क्रीपर्स हैं और क्लाइंबर्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। ये भी टर्म आपको पता है, क्रीपर्स मतलब बिछने वाले जमीन पर, क्लाइंबर्स मतलब मनी प्लांट हो गए जैसे, राइट। हमारी रूट कहाँ गई भाई, ये आ गया रूट भाई, रूट भाई ये आ गया। हाँ, देखो, प्लांट की जड़, तो ये प्लांट को जमीन में जकड़ के रखती है ना, और पानी और मिनरल्स को मिट्टी से एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ये इसका फंक्शन है रूट का, सभी को पता है। रूट्स यहां पर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है टैप रूट, जो एक सिंगल मेन रूट जिसका होता है उसको बोलते हैं टैप रूट। ये टर्म थोड़े से ध्यान में रखना। टैप रूट यानी कि उसका सिंगल रूट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। और एक होता है फाइब्रस रूट। क्या होता है, फाइब्रस रूट। तो ये जो है वो छोटी रूट्स का क्लस्टर होता है, यानी कि बहुत सारी छोटी रूट्स आपको जो है वो नजर आएंगी, फैली हुई रहेंगी। स्टेम मतलब कि तना। स्टेम जो है वो प्लांट को सपोर्ट करता है और पानी और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। लीफ यानी कि पत्ती।
पत्ती में फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें प्लांट्स अपने फूड बनाते हैं। पत्ती के पार्ट्स होते हैं जैसे कि पता है, पेटियोल और लेमिना और वेन्स, ये तीन पार्ट्स हम लोग को पत्ती के जो है वो देखने को मिलते हैं। क्या क्या होते हैं देखो यहां पर दिखाई दे रहा है फिगर, अब देखो लीफ का फिगर। पेटियोल देख रहे हो क्या होता है, किसको बोलते हैं पेटियोल? जो स्टेम से जो है वो लगा हुआ छोटा सा लीफ का हिस्सा होता है। ऐसे ही हम लोग को लेमिना जो है वो देखने को मिल रहा है, कॉर्नर वाला एरिया लेमिना। ऐसे ही आपको मिड रीब और वेन्स दिखाई दे रहे होंगे 7.1 फिगर के अंदर, है ना? बस फिगर्स को देखो, बस फोटोज को देखो। फिर फूल की बात करें, फूल प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है। फिर फ्रूट यानी कि फल, फ्रूट फ्लावर के फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो डेवलप होता है और इसमें बीज होते हैं। और बीज तो आपको ऑलरेडी पता है, बीज के अंदर न्यू प्लांट के एम्ब्रियो जो है वो होता है। बस यही चीज और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। फिर फोटोसिंथेसिस की जो है वो थोड़ी सी चर्चा कर लें, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि प्लांट जो है वो सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना खाना बनाते हैं। इसलिए प्लांट की पत्ती में क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो इस प्रोसेस को पॉसिबल बनाता है। क्लोरोफिल, ये सभी को पता है, प्लांट्स जो ग्रीन होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है। अब रूट का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, स्टेम का फंक्शन बता दिया, लीफ का फंक्शन बता दिया, फ्लावर का फंक्शन बता दिया। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जो है वो होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है इसमें। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग को जो है वो प्लांट के देखने को मिलते हैं। फ्लावर्स के भी आप देख लो, सीपल्स जो है वो किसको बोलते हैं? वैसे तो ये कभी कभी स्टेट पीएससी जो है वो पूछ लेती है कि फ्लावर्स के वो पार्ट्स वगैरह, और कि क्या कहते हैं उसको। जैसे ये एंथर है, फिलामेंट है ना? तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखिएगा। ये पिस्टल का पार्ट जो है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि इसको मतलब टॉप टू बॉटम में जो है वो अरेंज करो, है ना? ये देखो स्टेमन्स, पिस्टल्स, ये सब कहाँ कहाँ पर है, तो ये चीज थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखना। इसके पार्ट्स नोट्स में तो वैसे जरूरत नहीं है यार, इसके पार्ट्स वगैरह की अभी हायर क्लासेस में और देखने को मिलेगा, तब इसके बारे में डिस्कस भले ही कर लेंगे। राइट नाउ इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू गाइस। जो चीज होगी नेसेसरी आई एम गोइंग टू टेल यू। चलो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब आएगा फाइनली टॉपिक ऐसा जिसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट। तो हम बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में समझने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बोन्स, बोन्स हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है गाइस, फ्रेमवर्क। जो हमारा ढांचा है ना बॉडी का, वो स्केलेटन जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, वो यही है। ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट देता है। जॉइंट्स, जॉइंट्स वो जगह होती हैं जहां दो या उससे ज्यादा बोन्स जो है वो मिलती हैं, दो या दो से ज्यादा, जिसपे मूवमेंट पॉसिबल होता है, उसको जॉइंट बोलते हैं। हर जॉइंट का अपना एक अलग फंक्शन होता है, अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हिंज जॉइंट, जैसे एल्बोज वाले हिंज जॉइंट बोलते हैं। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, शोल्डर वाले, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आया था कि बॉल और सॉकेट जॉइंट जो है वो कौन सा बताइए, तो शोल्डर वाला जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है वो कौन सा है, एल्बो वाला है, राइट? तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है, लिखा हुआ है आपके नोट्स में, डोंट वरी। मसल्स वो टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है वो करते हैं, जिसे हम मूवमेंट दे पाते हैं, है ना? मसल्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट जो है वर्क करते हैं, याद रखना, हम मसल्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। मतलब जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी रिलैक्स करती है। और कार्टिलेज, कार्टिलेज एक स्मूथ और फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जो बोन्स के एंड पे होता है, जॉइंट्स में। ये फ्रिक्शन को जो है वो रिड्यूस करता है और स्मूथ मूवमेंट में जो है वो मदद करता है, कार्टिलेज। बस ये चीज है। अब इसके बारे में आपको जो है वो समझना जो है वो जरूरी है, जैसे कि अलग अलग प्रकार की बोन्स। पहला पॉइंट आता है बॉल और सॉकेट बोन्स, बॉल और सॉकेट जॉइंट्स। तो ये जॉइंट हर डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, बॉल और सॉकेट जॉइंट्स। जैसे हमारे शोल्डर्स हैं और हिप जॉइंट्स हैं, आप उसको आड़ा टेढ़ा कुछ भी कर लो, है ना, वो अपना मूवमेंट अच्छे से करेगा। तो ये जॉइंट मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही हिंज जॉइंट होता है, ये जॉइंट एक प्लेन में मूवमेंट अलाउ करता है। जैसे एल्बो और नी जॉइंट, भाई एक ही जगह पर सीधा हाथ रखोगे तो बंद चालू, बंद चालू, है ना? बंद चालू मतलब हाथ बंद। ये जैसे ये लड़का लड़का खड़ा हुआ है 8.1 फिगर में, इसने अपने हाथ में देखो क्या हरकत करी है, लकड़ी जो है बांध ली है। तो इसका हाथ जो है वो मूव नहीं कर पाएगा ना, मुड़ नहीं पाएगा। तो ये वाली कहानी वही है बस। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बॉल और सॉकेट जॉइंट्स जैसे कि हम लोग को कौन से शोल्डर वाले देखने को मिलते हैं। हिंज जॉइंट जो है वो एल्बो वाला जॉइंट है, राइट? और हमारे
पाइवोटल जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, ये जॉइंट रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है, जैसे हमारी नेक, क्वेश्चन आ सकता है हमारी नेक का कौन सा जॉइंट है, तो पाइवोटल जॉइंट हमारी नेक का जॉइंट है ना। हिप जॉइंट भी जो होता है वो भी बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना, शोल्डर में होता है, हिप में होता है। एक फिक्स्ड जॉइंट होता है, ये जॉइंट बिल्कुल भी मूव नहीं करते, जैसे स्कल्स की बोन, हमारी खोपड़ी की बोन में जो है वो बिल्कुल मूव नहीं करेगी, है ना। तो वो चीज देखो, ये पाइवोटल जॉइंट जो है वो बेसिकली नेक वाला जॉइंट है, जॉ के नीचे वाला जॉइंट भी है। ये हिंज जॉइंट देखो नी पे आपको जो है वो नजर आ रहा है, समझे आप। तो ये कहानी है। अब चलते हैं जो भी बॉडी मूवमेंट्स पर एनिमल्स के। हर एनिमल का मूवमेंट भी अलग अलग होता है, इसलिए हमने अपने बारे में तो देख ही लिया है, स्केलेटन है ये, देख लो आप। फिक्स जॉइंट जो मूव नहीं कर सकते। कार्पल्स, कार्पल्स जो है वो किसको हम लोग जो है वो कहते हैं, इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। ठीक है, काफी सारी बोन्स है वो हिलती नहीं है, कड़क जो है वो रहती हैं, फिक्स जॉइंट्स। ये रिप केज आपको जो है वो दिखाई दे रहा है, हमारा रिप का केज ऐसा दिखता है। शोल्डर बोन्स देखो कैसी दिखती, पेल्विक बोन्स आपको जो है वो ऑलरेडी पता ही है, हिप वाली। स्कल काफी सारी बोन्स का जो है बना रहता है, फिक्स्ड फिक्स जॉइंट बोलते हैं ना इसको हम लोग, अभी हमने डिस्कस किया। कार्टिलेज के बारे में मैंने आपको जो है बता दिया है, कानों का बोलते हैं ना लोग, कान में कार्टिलेज है। मसल्स के बारे में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली थ्योरी मैंने आपको दे दी। अब सुनो, अब ये एनिमल्स के मूवमेंट की बात करेंगे, गेट बोलते हैं इसको, गेट, GAIT, गेट ऑफ एनिमल्स, मतलब मूवमेंट, एनिमल का मूवमेंट, सिंपल। तो हर एनिमल का मूवमेंट अलग अलग होता है, और ये हमारी बॉडी मूवमेंट से काफी अलग होता है, राइट। एग्जांपल ले लो, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म अपनी बॉडी सेगमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करके क्रॉल करता है। स्नेल, स्नेल अपनी मस्कुलर फुट का उपयोग जो है वो करके मूव करता है। कॉकरोच अपने लेग्स और विंग्स से वॉक और फ्लाई करता है। बर्ड्स अपने विंग से फ्लाई करती है और अपने लेग्स से वॉक और हॉप करती है। फिश जो है वो अपने फिन्स और टेल्स का उपयोग जो है वो करके स्विम करती है। स्नेक्स अपनी बॉडी मसल का लूप करके और कॉन्ट्रैक्ट करके जो है वो स्लिथर करता है, उसको स्लिथर बोलते हैं। बस ये है, और क्या है इसमें, सांप का चलना ही है वो, फालतू बात है। ठीक है, तो ये यूपीएससी से डायरेक्ट कनेक्शन इसका हालांकि थोड़ा कम है, बट हाँ उसका ज्यादा है, बोन्स वगैरह का, बोन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, एक आधी क्वेश्चन मिल सकता है आपको, है ना। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। तो सबसे पहले इस चैप्टर का फोकस किस चीज पर है, बेसिक इकोलॉजिकल कंसेप्ट पर, जो यूपीएससी की प्रीलिम्स और मेंस के लिए थोड़ा बेसिक है। यूपीएससी की एडवांस प्रिपरेशन के लिए आपको, मतलब हम आगे आने वाले हायर लेवल स्टडीज जब करेंगे तो उसमें और ज्यादा बेहतर चीजें आपको मिलेंगी, बट हाँ इससे बेस आपका जो है वो कवर होगा। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब है कोई भी लिविंग बीइंग, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हैबिटेट मतलब कि जो क्षेत्र जहां पर वो रहता है, एक होम, है ना, एक ऑर्गेनिज्म का, उसको हम लोग बोलते हैं हैबिटेट। एडाप्टेशन, एडाप्टेशन वो फीचर है जो एक ऑर्गेनिज्म को अपने हैबिटेट में सरवाइव करने में मदद करता है। तो ये टर्म्स बस आपको ध्यान में रखना है कि हैबिटेट क्या होता है, एडाप्टेशन जो है वो क्या होता है। लोग अपने एनवायरनमेंट को अडाप्ट करते हैं ना, उसको एडाप्टेशन बोलते हैं। बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। बायोटिक कंपोनेंट मतलब कि वो लिविंग कंपोनेंट्स जो हैबिटेट में होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स को बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। थोड़ा डिटेल में बात करें तो इस चैप्टर में हमें यह समझाया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं और उन्हें सरवाइव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजों की जरूरत होती है। जैसे मछली पानी में रहती है, इसलिए उसको अंडर वाटर सांस लेने के लिए गिल्स की जरूरत होती है। कैमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं, उनके पास हम्स होते हैं जिसमें वो पानी को स्टोर करते हैं। और लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, ये चैप्टर लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को भी डिफरेंशिएट करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, यानी कि अगर कोई आ रहा है उसके पास, जैसे फॉर एग्जांपल हम हम बैठे हुए हैं, है ना, अचानक से अगर हमें चींटी काटेगी तो हमें पता लग जाएगा कि चींटी काट रही है। ऐसे तो नहीं कि भाई चींटी पूरा हाथ खा गई, पता ही नहीं लगा, है। हमने हाथ जो है वो लटका के रखा हुआ है, साइड में मगरमच्छ आके हाथ पूरा खा गया, हमें पता ही नहीं लगा, है ना। लग जाता है ना पता। तो वही कहानी है, ये सेंसेशंस है, ये लिविंग बीइंग्स में होते हैं। पता लगे हाथ रखा हुआ है, साइड में आग जल रही है, हाथ पूरा जो है वो जल के सड़ गया, पता ही नहीं लगा। ऐसा नहीं होता ना, एक हल्की सी चिंगारी भी लग जाती तो भी हम लोग को पता लग जाती है। ये डिफरेंशिएशन है।
हैबिटेट को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक टेरेस्टेरियल होता है, एक एक्यूटिक होता है और एक एरियल होता है। टेरेस्टेरियल मतलब जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म, एक्यूटिक मतलब पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, एरियल मतलब हवा में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, है ना। और एडाप्शन की बात करें तो ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट के हिसाब से अडाप्ट करते हैं। अब इसमें भी एडाप्शन तीन टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल एडाप्शन, ये फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि मछली के गिल्स या कैमल के हम्स। मछली में गिल्स आ गए क्योंकि मछली को पानी के अंदर जो है वो सर्वाइव करना है। कैमल के ऊपर हम्प है क्योंकि उसको गर्मी में पानी स्टोर करना है। एक होता है बिहेवियरियल एडाप्शन, ये वो एक्शन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट के हिसाब से करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई अचानक से एनवायरमेंट जो है वो चेंज हुआ, जैसे हाइबरनेशन, आपने ये टर्म जो है वो सुना होगा। ठंड के समय पर भालू जो है वो हाइबरनेट करता है, सो जाता है। काफी सारी प्रजाति एक्सट्रीम टेम्परेचर में सो जाते हैं, अपनी मेटाबॉलिज्म को जो है वो वीक कर लेते हैं। वीक मतलब रोक देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। फिर एक साइकोलॉजिकल एडाप्शन होता है, ये इंटरनल बॉडी प्रोसेस होती है जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में मदद करती है। जैसे ऊंट जो है उसका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो यही सब चीजें हैं एडाप्शन की। फिर इंटरडिपेंडेंस, और लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको अपन इंटरडिपेंडेंस जो है वो कहते हैं। वो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी। बस यही चीज थी इस टॉपिक के अंदर लिखने के लिए। थोड़े बहुत नोट्स मैंने जो है आप लोग को दे रखे हैं। ये डेजर्ट का हैबिटेट, माउंटेन क्षेत्र का अलग हैबिटेट होगा, पॉन्ड्स में रहने वाली प्रजातियां अलग होंगी, ग्रासलैंड की घास के मैदान की प्रजातियां अलग होंगी। ठीक है, बस यही है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर, बहुत बेसिक चीज दी हुई है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो ये चैप्टर ऑब्वियसली यूपीएससी से रिलेटेड तो डायरेक्टली है नहीं, बट आप बोलोगे सर पढ़ क्यों रहे हैं। देखो भाई, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स और कंसेप्ट होते हैं ना, जैसे कि अभी मैंने आपको विटामिन के बारे में बताया, ये जॉइंट्स के नाम वगैरह बताए, है ना, तो ये याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है और एक फ्लो क्रिएट करने के लिए जरूरी होता है, इसलिए। तो अब जो टॉपिक आ रहा है वो मोशन डिस्टेंस और मेजरमेंट का टॉपिक है। ऐसे टॉपिक्स हैं ये जो हायर लेवल में सब्जेक्ट समझने में मदद करते हैं। तो ये एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्ड कर सकते हो सिंपली। इसलिए हम ये 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कि आगे आगे चल के जब हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे, बड़े टॉपिक्स आएंगे, तो हम लोग के लिए बहुत आसान होगा चीजों को समझना। तो मोशन क्या है? मोशन बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन चेंज करना, है ना। तो इसमें तीन प्रकार के मोशन होते हैं: ट्रांसलेशन ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और पीरियोडिक मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात करूं, ये है ना यहाँ पर, जैसे आपको जो है वो दिखाई देगा, ये मेजरमेंट की जो है बात हो रही है यहाँ पर। अरे यार, मोशन की बात क्यों नहीं करी इन्होंने अभी? एक मिनट रुकना गाइस। हाँ, ये आ गए टाइप्स ऑफ मोशन। ज्यादा नहीं दिया इन लोगों ने डिटेल में, कहाँ से देंगे, 6ठी क्लास के बच्चों के लिए है। देखो, ट्रांसलेशनल मोशन एक होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में मिल जाएगा आपको। रोटेशनल मोशन होता है और एक होता है पीरियोडिक मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब जब एक ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करता है, जैसे कार का चलना, ये ट्रांसलेशन मोशन, यानी कि कोई भी चीज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है। रोटेशनल मोशन यानी कि एक ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर घूम रहा है, जैसे धरती अपने एक्सिस पर घूमती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। एक होता है पीरियोडिक मोशन, जैसे घड़ी हम लोग को देखने को मिलती है जिसमें नीचे पेंडुलम होता है ना, टक टक घूमता रहता है एक ही जगह पर, तो वो पीरियोडिक मोशन होता है। तीन प्रकार के मोशन होते हैं। ट्रांसलेशनल मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपना मोशन चेंज करना। रोटेशनल नाम से समझ में आ रहा है, गोल घूमना। पीरियोडिक मतलब जिस पोजीशन पे है, उस पोजीशन में थोड़ी देर में वापस आ जाता है, जैसे कि घड़ी का वो पेंडुलम। तो ये मोशन के बेसिक टाइप्स समझना जरूरी है, स्पेशली जब हम धरती के रोटेशन, रेवोल्यूशन, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट या सेलेस्टियल बॉडीज के मूवमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस और मेजरमेंट के ऊपर। ये वाला कंसेप्ट है, अब सुनो। तो एक्यूरेट मेजरमेंट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। ये कंसेप्ट डायरेक्टली कार्टोग्राफी यानी कि मैप को बनाने के लिए, सर्वेइंग और ज्योग्राफिकल स्केल्स को समझने में मदद करता है। अगर आपको ग्लोबल मुद्दे समझने हैं, ग्लोबल इश्यूज, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स का यूज करना सीखना होगा, जैसे मेट्रिक सिस्टम, मीटर्स, किलोमीटर्स, यूनिट्स। हमारे यहां पर इंडिया के अंदर एक चीज है, जैसे फॉरेन में जाओ तो आपको, आप अगर पूछो कि यार ये फलाना
लोकेशन कहाँ पर है, जैसे न्यू मार्केट कहाँ पर है, तो बोलते हैं कि 5 माइल्स अवे, 5 स्ट्रेट, ऐसे बोलेंगे, है ना। हमारे यहाँ बोलते हैं बस 10 मिनट की दूरी पे है, यहाँ चले। दिस इज नॉट स्टैंडर्ड थिंग कि 10 मिनट की दूरी पे है ना। डिस्टेंस जो है वो मेजर किया जाता है मीटर्स किलोमीटर पे, हम टाइम पे मेजर कर देते हैं। तो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड थिंग, है ना। तो स्टैंडर्ड थिंग क्या है, करेक्ट मेट्रिक क्या है, मीटर्स किलोमीटर्स। तो ये यूनिट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में काफी इंपॉर्टेंट होती है। साइंटिफिक एक्यूरेसी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है प्रॉपर चीजों को मेजर करना, है ना। इवन मेडिकल साइंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पता लगे डॉक्टर ने बोला 5 ml जो है वो इंजेक्शन जो है वो देना है, किसी को मेजरमेंट पता ही नहीं है, दे मारा भैया 1 लीटर। तो बस सामने वाला व्यक्ति गया। द पॉइंट इज दिस, एनीवेज। तो स्टैंडर्डाइज यूनिट का उपयोग करना साइंस का एक बेसिक प्रिंसिपल है। जैसे कि हम मीटर्स और किलोमीटर्स का उपयोग करते हैं, ये यूनिवर्सल यूनिट है जो दुनिया भर में समझ में आती है। ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है वो यूपीएससी के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, तो ज्योग्राफी, फिजिक्स, करंट अफेयर्स में यूज होता है, बाकी कुछ नहीं है, और खत्म। अब क्या है, और कर्व लाइन, मूविंग थिंग्स अराउंड अस, तो ये तो अपन ने देख ही लिया। टाइप्स ऑफ मोशन, पीरियोडिक मोशन, एक रेक्टिलिनियर मोशन भी जो है वो होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। ये सर्कुलर मोशन जो मैंने भी आपको जो है बताया। ठीक है। रेक्टिलिनियर दिखाई दे रहा है ना। लोग एक सिंगल लाइन में जो है वो चल रहा है। लाइट, शेडो, रिफ्लेक्शन। अब अगेन एक और टॉपिक आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट जो हमें दिखाई देती है ना, या हमें हमें दिखाई नहीं देती है, लाइट हमें चीजों को देखने में मदद करती है। ये इस चीज को करेक्ट करना, हम लाइट को नहीं देखते, लाइट हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेंटेंस। अब लाइट के सोर्सेस दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल लाइट भाई, जैसे कि हमारा सूर्य हमें रोशनी देता है, एनर्जी देता है। एक आर्टिफिशियल सोर्स है, जैसे कि हमने बल्ब ऑन कर लिया, हमारे घर में रोशनी देता है ना। तो नेचुरल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स। लाइट एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के सामने रोशनी डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे शैडो बन जाती है ना। तो ये सब लाइट के स्ट्रेट लाइन मोशन की वजह से पॉसिबल होता है। तो लाइट का मोशन कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं शैडोज की। जब एक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते को रोकता है तब शैडो बनती है। शैडो का शेप ऑब्जेक्ट के शेप के सिमिलर होता है, यस। और शैडो का साइज डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है। तो शैडो को देखकर लाइट कितनी दूर से आ रही है या पास में है उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है ना। एनीवेज, तो अब हम समझते हैं ये ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। यू नो अबाउट इट। ये वाला गेम किसने खेला है, हाथ से रहो परछाई। मैं डॉग बनाता था, डॉग बनाना पसंद था मुझे, बार्क करके भाऊ भाऊ। चिड़िया भी बनाई है मैंने, है ना, जैसे आपको दिखाई दे रही होगी ये शेडो। एनीवेज, तो अब बात करते हैं रिफ्लेक्शंस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन खत्म ही हो गया चैप्टर। अब देखो, जब लाइट किसी स्मूथ और पॉलिश सरफेस पर गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, यानी वो वापस उस सरफेस से बाउंस करके चली जाती है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो मिरर एक ऐसा सरफेस होता है जो ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। आपने देखा हो कई बार, आप लेजर जो है वो मिरर पे जो है वो डालोगे, या कोई लाइट जो है वो डालोगे, तो आपको रिफ्लेक्ट करके पीछे जो है वो नजर आती है ना। तो इमेजेस जो हम देखते हैं वो वर्चुअल होती हैं, यानी वो स्क्रीन पे नहीं दिखाई देती। वर्चुअल इमेजेस वो इरेक्ट होती हैं, यानी सीधी होती हैं, और उनका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। मिरर्स की बात करें, मिरर्स की प्रॉपर्टी है ये। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो लेटरली इन्वर्टेड होती हैं, यानी लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट जो है वो हो जाती है, राइट। तो ये चीज आपको जो है पता होगी। जब आप आईने के सामने खड़े होते हो, आपने, अरे यार सिंपल सी चीज है, आपने वो एम्बुलेंस देखा है ना। एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, क्यों, क्योंकि सामने जो गाड़ी चला रहा है वो अपने मिरर पर, साइड रियर व्यू मिरर पर जो है वो देखेगा, तो उसको जो है वो एम्बुलेंस क्लियरली जो है वो दिखाई दे, सीधा जो है वो दिखाई दे। तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वाला फंडामेंटल होता है ना मिरर में।
ऑब्वियसली। अब आप अपने अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करो, है ना। आप जो है वो राइट हैंड उठाओगे, आपका जो राइट है वो मिरर का लेफ्ट है ना, बोलो हाँ या ना, सीधा तो बिल्कुल आ नहीं रहा है। हाँ, आपका हाथ ऑब्वियस, आप ये मत बोलना कि मैं राइट हैंड उठा रहा हूँ सर तो मिरर में मेरा लेफ्ट हैंड उठ रहा है। ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। बट आपको दिखने में वैसे दिख रहा है ना भाई। आपने राइट हैंड उठाया तो आप राइट किसको बोल रहे हो कि आप उस डायरेक्शन में खड़े हो, राइट। बट अगर आप गोल घूम जाओगे तो दैट इज नॉट राइट ना, दैट इज लेफ्ट। मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, कैसे समझा रहा हूँ भगवान जाने। वो वाली कौन सी पिक्चर दी है कॉमेडी, मेरा राइट या आपका राइट, आपका लेफ्ट या मेरा राइट। लेफ्ट। आई थिंक यू गाइस आर अवेयर, इतने बड़े हो कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। एनीवेज, तो अब ये कंसेप्ट हमें सीखने को मिले हैं भाई। ये यूपीएससी एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जरूर बनाते हैं। बार बार बोलना पड़ रहा है मुझे, क्या करूं। आपका इंटरेस्ट है वो मेंटेन रखना, नहीं तो बोलोगे हटाओ बंद करो क्लास। इसमें मजा नहीं आ रहा कुछ। मेरा ही मन था कि इसके सिर्फ आपको नोट्स दे दूं मैं, बट मैंने कहा कि नहीं, रेगुलरिटी मेंटेन रखते हैं भाई, रेगुलरिटी नहीं छोड़नी है। अब आ रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट्स वाला टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? ये एक ऐसी चीज होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, मतलब एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर किया जा रहा है। हर इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप देखते हो ना प्लस माइनस वाला साइन। आप इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये सिंबल एक लंबी लाइन से होता है जो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, और एक छोटी लाइन और मतलब जो नेगेटिव टर्मिनल को जो है वो शो करता है। देखो आप, ये सिंबल सिंबल है क्या यहाँ पर? चलो आगे चल के सिंबल्स जो है वो आ जाएंगे, तो आपको सिंबल्स थोड़े से पता होने चाहिए। ये कई बार जो है इंपॉर्टेंट होता है। एनीवेज, ये छोटी सी चीज थी बस। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो ये एक क्लोज्ड लूप होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ना। इलेक्ट्रिक सेल तो समझ में आ गया ना, वो प्लस माइनस वाला, जिसमें एक टर्मिनल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, प्लस माइनस होते हैं जिसमें। सेल होता है ना, अपने घर में सेल लगते हैं ना रिमोट वगैरह में, वही। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो ये एक क्लोज्ड लूप होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, मतलब एक ऐसा रास्ता है जिसमें करंट का फ्लो होता है। एक बेसिक सर्किट में सेल, कनेक्टिंग वायर्स और एक डिवाइस जैसे बल्ब या बेल होती है। मतलब इसमें सर्किट की जो है बात बता रही है। देखो ये बना हुआ है सर्किट, दिख रहा है आपको? फिगर्स में आप देखो, एक सेल आपको जो है वो दिखाई दे रहा है और वो बल्ब से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या बनाया? एक सर्किट जो है वो तैयार किया। ये वायर के माध्यम से जो है वो उसको कनेक्ट किया, यानी कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बनाया है। देख देख सकते हो आप, लिखा भी हुआ है वहां पे। बस और कुछ नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट पूछे तो आपको सिंपली ये ध्यान में रखना है कि एक ऐसा लूप क्रिएट करना जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, एक ऐसा रास्ता बनाना जिसमें करंट फ्लो करे, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब एक सर्किट जो होता है उसमें सेल होगा, वायर्स होंगे और डिवाइस होगा, बस ये तीन चीजें। मतलब एक सिंपल बेसिक सर्किट की बात करें तो समझने के लिए। अब करंट का फ्लो जो है वो कैसे होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता है और सर्किट के कंपोनेंट से गुजर गुजर कर नेगेटिव टर्मिनल के पास वापस आता है। तो करंट पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव में आएगा, राइट। तो बस इतना ध्यान में रखो। ऐसी इलेक्ट्रिक स्विच आपने, स्विच काफी बार यूज किया, रोज ही करते हो। तो इलेक्ट्रिक स्विच स्विच के बारे में जो है वो आओ जान लेते हैं। तो स्विच का रोल जो है वो क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर स्विच ओपन है तो सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर स्विच क्लोज है तो सर्किट कंप्लीट हो गया, मतलब करंट फ्लो करेगा। सिंपल है, गेम है सर्किट का। आपने उस करंट, सर्किट मतलब एक करंट का फ्लो, सिंगल एक रास्ता। आपने उस रास्ते को तोड़ दोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो लाइट बंद हो जाएगी। बस और क्या है उसमें? कुछ नहीं है। बस इसमें ये ध्यान में रखना, स्विच ओपन होता है तो लोग लोग बोलते हैं कि ओपन मतलब करंट फ्लो हो रहा है, नहीं। ओपन मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि स्विच खुल गया है ना। बट अगर स्विच कनेक्ट हो गया, इनक्लोज हो गया, बंद हो गया, तो करंट फ्लो करेगा। ये चीज बस थोड़ी सी ध्यान में रखें, यहां पर लोग कंफ्यूज होता है। वैसे ये आएगा नहीं। कंडक्टर, इंसुलेटर, ये चीज भी आपको पता ही है। कंडक्टर्स बेसिकली वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, जैसे मेटल्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना। और इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, जैसे रबर, प्लास्टिक। इसलिए तो हमें देखने को मिलता है कि वो जो वायर जो होती है उसके ऊपर हम लोग को वो रबर्स जो है वो देखने को मिलती हैं, है ना। तो वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के।
गुड कंडक्टर हुए तो करंट लग जाएगा, है ना। तो कंडक्टर मतलब, बैड कंडक्टर कुछ नहीं होता, कंडक्टर और इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, कंडक्टर मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ये एक्चुअली गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर कुछ नहीं होता, एक्चुअल में जो होता है टर्म होता है कंडक्टर और इंसुलेटर। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में जो पार्ट ग्लो करता है उसको फिलामेंट कहते हैं। एक छोटा सा पतला सा वायर होता है जो हीट करके लाइट एमिट जो है वो करता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब तो वाला फंडामेंटली खत्म हो गया एलईडीज में। बस यही चीज थी इसके अंदर, और कुछ नहीं है। तो ये बेसिक चीज जो थी सर्किट्स वगैरह के बारे में, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना, वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जामिनेशन के लिए। अब सबसे पहले बात करेंगे मैग्नेट्स के बारे में। मैग्नेट्स क्या होता है? एक मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कुछ मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जैसे कि लोहा, आयरन, निकल, कोबाल्ट। इसे हम मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट के पास जाता है और अट्रैक्ट होता है तो वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, मतलब वो मैग्नेटिक है। यानी कि आयरन जो है वो मैग्नेटिक है। आप ये बोलोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेट के पास जाने वाला जब उससे अट्रैक्ट होगा तो दैट इज मैग्नेटिक। दैट एज सिंपल एज दैट। उसके मैंने तीन एग्जांपल याद रखना, निकल, कोबाल्ट और आयरन। हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अब काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर सेम पोल्स को पास लाओगे तो वो रिपेल करेंगे। आपने देखा होगा, कई बार आपने खेला भी होगा, एक मैग्नेट को रखकर दूसरे मैग्नेट को उसके पीछे दौड़ाया होगा। मैंने तो बहुत किया है। आई थिंक ये बेवकूफी हरकतें आपने करी है कि नहीं करी है, मस्तीखोरी हरकतें, मस्तीखोरी क्या बोलेंगे, मजा आता था कि देखो वो भाग रहा है, उसको भगा रहा है, मतलब फालतू कुछ भी करते हैं बचपन में ना बच्चे लोग। मैंने भी वही किया, शायद आपने भी किया हो। तो सेम पोल्स जो होते हैं वो रिपील करते हैं, दूर जाते हैं, है ना। लेकिन अगर अपोजिट पोल्स होंगे तो वो पास आएंगे। अपोजिट अट्रैक्ट टर्म बिल्कुल बहुत सही बैठा ना, अपोजिट अट्रैक्ट, ये मैग्नेट का वो है कंसेप्ट। पर आजकल तो वही एलजीबीटी क्यू है, सेम भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये कंसेप्ट हमारी एवरीडे लाइफ में काफी काम आता है। नहीं भाई, अभी थोड़ा कंसेप्ट जो है वो चेंज हो गया है। ये मैग्नेट का कंसेप्ट मैग्नेट तक रहने दो तो ज्यादा बेटर है। पहले था मैग्नेट, मैग्नेट के कंसेप्ट में अपोजिट अट्रैक्ट वाला फीचर। अब जो है वो हो गया है कि सेम भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें, सबकी अपनी अपनी पसंद, कमला पसंद। आगे की बात करते हैं। क्या बढ़िया बात बोली ना मैंने। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? नॉर्मल सी चीज है भाई। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मतलब कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, बस। अब बात करते हैं मैग्नेट्स बनाए कैसे जाते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज। मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक अपन ने देख ली, पोल्स भी देख लिया मैग्नेट का अट्रैक्ट करने वाला फंडामेंटल। अब बनाए कैसे जाते हैं ये सुन लो। मेक योर ओन मैग्नेट, खुद से अपना मैग्नेट बनाओ। देखो यार, एक होती है प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन। जिसमें लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, उसका एक पीस मैग्नेट बन जाता है। इस प्रोसेस को हम मैग्नेटाइज करना कहते हैं, कि लोहे को जो है वो मैग्नेट बना देना, यानी कि मैग्नेटाइज करना। आप लोहे को एक मैग्नेट के साथ एक डायरेक्शन में अगर रब करते रहोगे तो आप वो उस लोहे को मैग्नेट बना दोगे। तो मैग्नेटाइजेशन के बाद अगर आप मैग्नेट को हीट या हैमर करते हो, यानी कि हथौड़ा मारते हो, तो वो अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी लूज कर देगा, जिसे हम डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी कब लूज करता है? जब आप उस पर लोहा या हथौड़ा मारते हो, या उसको आप हमें हथौड़ा मारते हो या हीट करते हो। और किसी लोहे को आप मैग्नेट कब बना सकते हो? जब उसको आप एक डायरेक्शन में जो है वो कंटिन्यूअसली रब करोगे मैग्नेट के साथ, एक ही सिंगल डायरेक्शन में, ऊपर नीचे कर रहे हो तो वैसे ही करते रहो, मतलब ऊपर 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 रब करते रहो, तो वो मैग्नेट जो है बन जाएगा। तो बहुत सिंपल सी प्रोसीजर और कुछ नहीं, ये पूछेंगे नहीं ये लोग। अब मैग्नेट्स की यूज की बात करें तो सबसे पहले कंपस। आप सबने कंपस के बारे में जो है वो सुना होगा, यूज भी किया होगा। आने वाले समय में आप सर्विस में यूज भी कर सकते हो कंपस को। तो ये धरती की मैग्नेटिक फील्ड पर जो है वो डिपेंड करता है, नेविगेशन में यूज होता है। ये ज्योग्राफी का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके अलावा मैग्नेट्स का उपयोग जो है वो बहुत सारी डिवाइस में होता है, रेफ्रिजरेटर, रेटर, लाउड स्पीकर्स होते हैं ना, बड़े बड़े वूफर्स वगैरह, उसके अंदर देखो आप मैग्नेट लगे रहते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स में होते हैं, जनरेटर्स में होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी के मॉडर्न एडवांसमेंट को समझने के लिए काफी हेल्पफुल है, इसलिए आप पढ़ रहे हो इस टॉपिक को। ठीक है। इनडायरेक्ट कनेक्शन है इसका, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कनेक्शन तो है बट इनडायरेक्ट है। बस यही टॉपिक था फन विद मैग्नेट का, फनी किया हमने इस टॉपिक में, और कुछ नहीं किया। वाटर, पानी। अब यार देखो, सबसे पहले बात करते हैं पानी के सोर्सेज के बारे में, कहाँ से आता है पानी।
बारिश से आता है। सरफेस वाटर में हम लोग को रिवर, लेक, पॉन्ड, लेक्स देखने को मिलती हैं। ग्राउंड वाटर है ना। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है, ओशियन के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। सॉल्ट वाटर होता है इसमें, पता ही है आपको। ग्लेशियर्स हैं, आइस आइस कैप्स हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक उतना कुछ खास काम का नहीं भाई, बहुत बेसिक टॉपिक है ये। इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पोल्यूशन के बारे में बस थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना, लिखने वाली चीज, बाकी कुछ नहीं है। क्या होगा अगर बारिश बहुत ज्यादा होगी? बाढ़ आ जाएगी भाई, और क्या होगा। देखो नेक्स्ट पेज में बाढ़ बनी हुई नजर आ रही है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जिसके बारे में आपको पता ही है कि आज की डेट में मेनली इस चीज को टारगेट किया जाता है पानी को बचाने के पर्पस के लिए, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। कंपोजिशन ऑफ एयर इस टॉपिक, या एयर अराउंड अस, ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो एयर का मेजर कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजन। ये मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ा चुका हूँ, उसके नोट्स भी बना चुका हूँ, बनवा चुका हूँ, तो आपको सिर्फ सुनना है इस टॉपिक को। नाइट्रोजन कितना है, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है? 78%। और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। अब बाकी कंपोनेंट्स में आर्गन आएगा 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%। बट फिर भी देखो कार्बन डाइऑक्साइड ने तहलका मचा के रखा हुआ है, टेम्परेचर लेवल को बढ़ा दिया, जलवायु परिवर्तन में इसका रोल देखने को मिल रहा है। तो हवा में और भी काफी सारी गैसेज हैं गाइस, जैसे कि नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, वाटर वेपर। मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, आपको ऑलरेडी पता है, क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट जो है वो करती है। वाटर वेपर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है वेदर फिनोमेना में, जो पहले हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। डस्ट, पोलन, स्मोक, पल्यूटेंट्स हवा में मौजूद हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है। कार्बन, डस्ट, स्मोक, ये नाइट्रोजन हो गया, है ना, ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। एयर की प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूं मैं आपको। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी हवा का अपना मास होता है, याद रखना। इवन दो हवा दिखाई नहीं देती किसी को, और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हवा का प्रेशर भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आप ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि हवा हर डायरेक्शन में प्रेशर डालती है। इसका कनेक्शन होता है विंड पैटर्न, साइक्लोन्स, वेदर चेंजेस से, जो यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और हवा एक और इंपॉर्टेंट हवा की प्रॉपर्टी है, इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ऑब्वियसली ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। पता है आग लगाने के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है। लोग अक्सर जब आग जलती है तो पानी जो है वो डालते हैं, ठीक है, वो तो पहला ऑप्शन यही नजर आता है, समझ में यही आता है कि पानी डालो आग बुझाओ। बट उससे आग और भड़क सकती है, क्योंकि पानी में होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो आग को और एग्रेसिव बनाता है। बस यही चीज, और कुछ नहीं इसमें। अब लास्ट जो टॉपिक है गार्बेज का है भाई। गार्बेज वाला टॉपिक नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या पढ़ाऊंगा आपको? सैनिटेशन, स्वच्छ भारत मिशन, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है? अरे वर्मी कंपोस्टिंग है, चलो पढ़ाना पड़ेगा। सुनो बहुत ध्यान से। तो ये चैप्टर जो है वो वेस्ट के टाइप्स के बारे में बात कर रहा है। दो मेन टाइप्स होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। सभी को पता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट है जो नेचर की प्रोसेस से ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कि आप फूड वेस्ट है या प्लांट वेस्ट है, तो प्लांट है, आपने इसे खाना जो है वो बाहर फेंक भी दिया सॉइल में, वैसे फेंकना नहीं चाहिए, दैट इज अ वेरी बैड हैबिट, फूड वेस्टेज। बट ठीक है, चला गया, फिक गया, तो ये क्या है? ऑर्गेनिक है, ये मिट्टी जो है में घुल मिल जाएगा, है कि नहीं? बोलो यस। बट वहीं अगर आपने प्लास्टिक फेंका, मेटल फेंका, तो उसको सालों लग जाएंगे डिग्रेड होने में। यस। तो यूपीएससी के लिए ये जरूरी है कि आप ये बेसिक कंसेप्ट समझें, लेकिन उससे आगे बढ़ के आपको वेस्ट के और भी टाइप समझना जरूरी है, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट। हर प्रकार के वेस्ट जो है वो अपने आप में यूनिक चैलेंजेस लेकर आते हैं। आज की डेट में तो ई वेस्ट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो बना हुआ है। चैप्टर में वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस जो है वो किया गया है। यहां पर कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग को कवर किया गया है, लेकिन यूपीएससी के लिए आपको पूरी वेस्ट मैनेजमेंट हिरार्की समझना जरूरी है। इसमें आता है 4R: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिफ्यूज। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, है ना। एक होता है रिकवर भी बोलते हैं, डिस्पोज भी बोलते हैं, ये कंसेप्ट है, ये बहुत बेसिक से कंसेप्ट है। वेस्ट सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग टेक्निक्स जैसे कि इंसेनिरेशन, पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन, बायो रेमिडिएशन, इनको समझना बहुत जरूरी है।
या हायर क्लासेस में जो है वो आपको मिलेंगे। हम एनवायरमेंट की क्लासेस में कवर अप भी कर लेंगे, और बाकी तो जो टॉपिक्स मैं आपको कवर अप कराऊंगा तो उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस और इनिशिएटिव के बारे में। तो चैप्टर कहता है कि वेस्ट जनरेशन को रिड्यूस करना चाहिए। यूपीएससी के लिए आपको गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के बारे में भी पढ़ना होगा। स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। पर टेंशन मत लो, मेरे को ज्वाइन किया हुआ है आपने, तो मैं पूरी चीज आपको कवर करवाता ही हूँ। करंट अफेयर्स को रहो फॉलो करो बस। नहीं बाकी कुछ नहीं है यार इसमें। वर्मी कंपोस्टिंग ये चीज है थोड़ी सी। हम लोग जो है वो कई बार जो है वो करते हैं ना, ये रेड वॉर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग जो है वो कर रहा है, खाद बनाने का जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, और क्या है इसमें? रेड वॉर्म्स के लिए फूड रखा हुआ है इन्होंने। वर्मी कंपोस्टिंग है, वेस्ट को, काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स भी जो होते हैं जो वेस्ट को जो है वो खा लेते हैं। ठीक है, बस दैट्स इट गाइस। हमने सिक्स क्लास की साइंस जो है वो पूरी की पूरी कवर अप कर ली है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल। और हमारे टेलीग्राम के एक्सक्लूसिव चैनल को जरूर ज्वाइन करिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके हमसे। जय हिंद।